साथियों नमस्कार। आज मैं 9 बजे आपके सामने लाइव हाउ टू क्रॉस एग्जामिन ए विटनेस की वार्ता के लिए आया था। नेट प्रॉब्लम के कारण वो वार्ता पूर्ण नहीं हुई। रात के 11 बज रहे हैं, नेट चलने लगा तो मैंने सोचा कि आप लोग भी इंतजार कर रहे होंगे। मैं आपके सामने हाउ टू क्रॉस एग्जामिन ए विटनेस पार्ट 3 इसलिए लेके आया कि क्रॉस एग्जामिनेशन एक कला है। उस कला को निखारने के लिए प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता है। प्रैक्टिस के अलावा कानून, सामाजिक परिवेश के साथ साथ आपके जहन में उच्च व उच्चतम न्यायालय की नज़ीरें दिमाग में होना बहुत आवश्यक है। अगर ये सारी चीजें आपके दिमाग में हैं तो आप बढ़िया तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकेंगे और अपने मुकदमे को अच्छे तरह से लड़कर उसमें विजय पाने की संभावनाओं को 90% तक बढ़ा सकते हैं। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं आज पार्ट 3 में आपको ये बताने आया कि सबसे पहली बात जो बेसिक होता है, जब लॉ में आदमी आता है तब आपको प्रूव, नॉट प्रूव, डिसप्रूव के बारे में पढ़ाया जाता है, आपकी जानकारी में है। अभियोजन अपने केसों को, अपने दस्तावेजों को प्रूव कराने के लिए साक्षी से उनकी परीक्षा कराता है और दस्तावेजों को उस पर एग्जिबिट डलाता है। यह आपको अच्छी तरह पढ़ा है। अगर उसके कंटेंट्स नहीं सिद्ध हो रहे हैं तब क्या होगा? उसने प्रूव करवाया धारा 67 एविडेंस एक्ट में, उसी दस्तावेज को आपने उसकी सेंटिटी को किसी तरह से गवाह के बयानों से इस तरह कर दिया कि उसका अस्तित्व जैसा बताया जा रहा वैसा नहीं है, तो दस्तावेज किस श्रेणी में चला जाएगा? डिसप्रूव में। जब दस्तावेज डिसप्रूव में चला जाएगा तो उस दस्तावेज पर बेस पर जो मुकदमा है उस मुकदमे का क्या हाल होगा ये कहने की आवश्यकता नहीं। दूसरे मेरे साथियों, चाहे सिविल हो, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे रेवेन्यू हो, उसमें कई तरह की एविडेंस है। एविडेंस 2 तरह की है। एक एविडेंस क्या होती है? मौखिक एविडेंस क्या होना चाहिए? मौखिक एविडेंस जो है सीधी होनी चाहिए, डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए। हियर से एविडेंस की कोई महत्व नहीं है, यह आप लोगों को सबको जानकारी है। दूसरी एविडेंस होती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किससे प्रूव करी जाएगी? प्राइमरी एविडेंस से। जहां पर प्राइमरी एविडेंस नहीं है तो सेकेंडरी एविडेंस करे जाएगा। उसके नाम्स दिए गए हैं। उस सेकेंडरी एविडेंस से क्या प्रूव किया जा सकता है वो मैं बात बताता हूं। अगर प्राइमरी दस्तावेजी एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस का कपुल्ड एक साथ हो जाता है तो किस में चला जाता है? तो वो कंक्लूसिव प्रूफ में चला जाएगा और शैल प्रिज्यूम मान लिया जाएगा, मुकदमा सिद्ध हो जाएगा। तो आपको कितना छोटी सी बात करनी है मेरे साथियों। मौखिक एविडेंस, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्राइमरी होना चाहिए।
तो ये आपकी समझ में आया। अब यही एक चीज और मैं बार बार समझाता हूँ और आप लोगों को बार बार बताता हूँ, और आप लोगों को समझना चाहिए, कॉपी पेंसिल लेके जो मैं बता रहा हूँ इस तरह से कम लोग मिलेंगे, बहुत बहुत विद्वान है, मगर जो बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें करिए कॉपी पेंसिल आपको होना चाहिए। अब एविडेंस क्या होगी? क्रेडिबल होगी, रिलायबल होगी और ट्रूथफुल होगी। अगर तभी तो लिखा जाता है एविडेंस आर क्रेडिबल, रिलायबल एंड ट्रूथफुल। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एविडेंस तभी तो कन्विक्शन होगा। और जहां लिखा जाता है एविडेंस इज नॉट क्रेडिबल, रिलायबल एंड ट्रूथफुल, अब उस क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी और ट्रूथफुल में कितना छोटा सा अंतर है, यह आपने सोचा? मैं 500 बार आप लोगों को बता चुका हूं, आप लोग समझिए। क्रेडिबल, रिलायबल एंड ट्रूथफुल की A is the husband and B is the wife, C is the son. They all are living in civil lines. Everybody knows C is the son of A and B. This is a truthful. सच्चाई है। दूसरा क्या है? A knows C is my son, जो B से पैदा है, यह है credible. Only B knows whose son is C. ये है रिलायबल। अब रिलायबल में भी 3 श्रेणियां हैं। आपके मन मस्तिष्क में 3 श्रेणियां क्या है? टोटली रिलायबल, पार्शली रिलायबल एंड टोटली अनरिलायबल। वेयर द एविडेंस इज टोटली रिलायबल, नो कोर्ट कैन एक्यूट द पर्सन। व्हेन द एविडेंस इज टोटली अनरिलायबल, नो कोर्ट कैन कन्विक्ट द पर्सन। व्हेन द एविडेंस इज पार्शली रिलायबल, then discretion goes to court। तो मैं हर केस में आपको क्या करना है कि एविडेंस को टोटली अनरिलायबल करना है। जब आपने जिरह में टोटली अनरिलायबल करा तब क्या होगा? आपको कामयाबी मिलेगी। मेरे साथियों, मैंने पार्ट 2 में आपको बताया था कि रिगार्डिंग रिकवरी जो साक्ष्य है उसे कैसे कैसे तोड़िएगा, उसके क्या क्या लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैंने तब आपको बताया था 103, 165 बताया था, 50 ये चीजें जो मैंने आपको सेक्शन 100 बताई थी आपको कि अगर इनकी कंप्लायंस नहीं है तो रिकवरी फॉल्स हो जाएगी। डॉक्टर DK बासु वर्सेस स्टेट वेस्ट बंगाल, आप लोगों ने याद कर लिया होगा। अब मैं आज आपके सामने जो बता रहा हूं ये सीरीज लंबी चलेगी। अब एविडेंस कै तरह की होती है मेरे साथियों? एक एविडेंस होती का केस होता है डायरेक्ट एविडेंस का, जहां आई विटनेस अकाउंट है। एक एविडेंस होता है परिस्थितिजन्य साक्ष्य है, जहां परिस्थितियां हैं, अज्ञात में FIR दर्ज हुई। तो दोनों का के बारे में आपको कैसे तैयारी करनी है, दोनों के बारे में कैसे आपको जिरह करनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और ये महत्वपूर्ण चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी। जब आपको कोई केस मिल रहा है, केस आपके पास आया, केस डायरी आपके पास आई, तो सबसे पहले आप FIR, इन क्रिमिनल केस FIR इज द बेस ऑफ द केस। देखिए FIR में घटना किस समय की है, घटना की तारीख क्या है, समय क्या है, FIR किस समय होती है, किसके द्वारा होती है। अब इस FIR में आपको GD देखना है। पुलिस की GD ही सारा खेल करती है। जैसे सपोज करिए FIR में घटना है 6 बजे की और FIR 9:30 बजे लिखा दी गई, कोई बात नहीं। FIR में GD के समय कौन कौन लोग थाने रिपोर्ट लिखाने गए थे, ये GD इंद्राज है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब FIR लिखी गई, FIR थाने पे लिखी गई, उसमें लिखा है मैं चुटैल को लेकर थाने आया हूं, मेरा मुकदमा दर्ज कराया जाए, बहुत अच्छी बात है। या मैं चुटैल को मौके पे छोड़ के आया हूं, या मैं चुटैल को अस्पताल लेके आया हूं, मेरा मुकदमा दर्ज कराया जाए। लेखक कौन है और उसके वर्ड ऑकरिंग इन FIR, ये आपको बहुत ध्यान मस्तिष्क में रखना है। अब आपने देख लिया FIR है। अब जब FIR से
पार्ट में बताइए फैक्ट एंड इशू, एफआईआर के ही पार्टों को फैक्ट एंड इशू में बदलिए। क्या मोटिव फॉर कमिटिंग क्राइम, जरूर होगा कोई ना कोई मोटिव फॉर कमिटिंग क्राइम, उसे आप नोट करिए। और उसके उस मोटिव के बारे में कैसे मीट आउट करेंगे, ये आप अपने अभियुक्त के और अभियुक्त के पैरोकारों से इस बारे में डिटेल से पता करेंगे, वो अपने मन मस्तिष्क में रख लेंगे। जो एफआईआर है, जो मोटिव है, वो डबल एज वेपन की तरह काम करता है, आपको मालूम है, दुधारू तलवार है। इस मोटिव के कारण फंसाया भी जा सकता है, इस मोटिव के कारण अपराध भी किया जा सकता है। तो अब आपको तैयारी के समय आपने अपने चार्ट में यह बात बताई। दूसरा जो आता है प्लेस ऑफ इंसिडेंट, एक पर्टिकुलर जगह घटना स्थल होगा। सपोज करिए कत्ल हो रहा है तो कत्ल का कोई घटना स्थल होगा, चोटों का कोई घटना स्थल होगा, घटना स्थल और टाइम होगा। अब घटना स्थल और टाइम ने आपने करा, सपोज करिए 376 का मुकदमा है, 376 में रेप के लिए कोई प्लेस होगा, ऐसा तो नहीं हवा हवाई हो जाए, तो आपने वो चीज भी नोट करी कि घटना स्थल कहाँ है। अब उसके बाद होगा, अगर मेडिकल केस है, कि चिकित्सीय साक्ष्य होगा, आप उस चिकित्सीय साक्ष्य के चिट्ठी मजरूबी होगी, पोस्टमार्टम होगा, चोरी का है रिकवरी होगी। तो इससे आपने देखा, इससे आपको कैसे मीट आउट करना है ये चीजें। उसके बाद क्या हुआ, आई विटनेस अकाउंट, जो जो साक्षी आए उस घटना में उनका आपको रिलेशन रखना है। उस रिलेशन के बारे में ये पता करना है वो साक्षी क्या आपसे इनेमिकल है, उनके साक्ष्य देने से उन्हें क्या फायदा होगा आपके खिलाफ साक्ष्य देने से। यह आपको अपने मन मस्तिष्क में, कि सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट 50 लॉ आ चुके हैं कि एक विटनेस आपके खिलाफ क्यों गवाही दे रहा है। इसी में एक दूसरी भी आई हुई है कि ये जो विटनेस है कभी भी मेन असलेंट को नहीं छोड़ेगा। ये भी है कि कोई भी साक्षी किसी अभियुक्त को नहीं छोड़ेगा जब तक उससे उसे कोई फायदा ना हो। तो इस बातें पे आजकल लोग ये नहीं देखते हैं, इस चीज को आपने देखा, इसे नोट करिए। उसके बाद गवाह का कंडक्ट, गवाह का बिहेवियर, अगर इंजर्ड की इंजरी की चोट है, मर्डर की चोट है, तो जो जिसने गोदी उठाया और जिसने करा उसके कपड़े खून से सने हैं नहीं सने, इस बात में भी आपको पूरी बातें करनी है। अब उसके बाद कि ये जो एफआईआर है डिक्टेशन पे बोली गई या खुद बोलने पे लिखी गई, आपको मन मस्तिष्क में ये भी बात लिखनी है कि एफआईआर हैज नॉट आउटकम फ्रॉम द माउथ ऑफ द कंप्लेनेंट। आपने ये नोट करा। अगर आप किसी तरह एनी हाउ आप ये ले आते हो कि एफआईआर वाज लॉन्च आफ्टर अराइवल ऑफ द पुलिस विद कंसल्टेशन, आधा मुकदमा आप जीत गए। इन क्रिमिनल केस एफआईआर इज द बेस ऑफ द केस। आप ये ले आते हो कि पंचायतनामा तो बन गया पहले, और पंचायतनामे में अभियुक्तों का नाम नहीं है, पंचायतनामे में जो आई विटनेस है वो पंच विटनेस है, और उसके बाद एफआईआर हो रही है। तो एफआईआर वाज लॉन्च आफ्टर प्रिपेयरिंग द इंक्वेस्ट रिपोर्ट, अब जीत गया मुकदमा आदि। दूसरी चीज चिट्ठी मजरूबी, और जो जो चिट्ठी मजरूबी होती है उसे आप देखिए, उसमें आप देखेंगे अगर एफआईआर दर्ज हो गई है और एफआईआर दर्ज होने के बाद उसमें क्राइम नंबर है, धारा है, मुकदमे का उन्मान है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या इन्फ्रेंस दिया होगा कि एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग चिट्ठी मजरूबी नो एफआईआर वाज इन एग्जिस्टेंस। विनय कुमार बनाम स्टेट तमाम ला हैं। अब आपने ये सारा तैयार करा, इस तैयार करने के बाद अब आप देखिएगा उसका 161 का स्टेटमेंट को आप अपने मन मस्तिष्क में देखिएगा कि गवाह ने 161 में क्या कहा। यही तो है, बाकी कोई चीज ऐसी तो है नहीं। अब ये सारी चीजें आपने तैयार कर ली, गवाह आता है, और गवाह आने के बाद उसका इन चीफ होता है। एक बात मेरे साथियों आप लोगों से कहूं, इन चीफ अपने सामने कराइए। जो आजकल अदालतों में इन चीफ होता है, सरकारी वकील इन चीफ करवाते हैं, वो सारा इन चीफ
इन वर्बेटम बोला जाता है, ये प्रक्रिया नहीं है। इन चीफ कैसे लिखा जाएगा 137 में मेंशन है, कैसे होगा न्यायालय में, ये सारी चीजें हैं। तो इन चीज के लिए कि लीडिंग क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड, तो आपको ये चीजें पे ज्यादा गौर करना है। अब मुकदमा आपने देखा, मुकदमे में सबसे पहले आपको देखना है चार्ज। चार्ज इज द बेस ऑफ द केस। चार्ज किस सेक्शन में लगता है? चार्ज लगता है 212 सीआरपीसी में। उसमें क्या लिखा होता है? एट अ पर्टिकुलर डेट, टाइम एंड प्लेस यू हैव कमिटेड सच एंड सच ऑफेंस। समय, दिनांक, स्थान, उसी चीज को प्रोसिक्यूशन विद कोजेंट रिलायबल एविडेंस से सिद्ध करेगा। आपको उसे खत्म करना है। आजकल एक चीज और बहुत टेंडेंसी देखी है, या तो ये कहिए कि काबिलियत ज्यादा है, या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, या जो कुर्सी पे बैठा है उसको देखता ही नहीं है चार्ज सही है या नहीं है, चार्ज में टाइम मेंशन है या नहीं है, चार्ज में प्लेस है नहीं है, चार्ज में मैनर ऑफ असल्ट है नहीं है। बहुत से में यह आता है कि आपने अमुक तारीख नहीं है, जो चिक में अंकित है, चिक में अंकित दिनांक, चिक में अंकित समय के अनुसार आपके द्वारा कृत किया गया, ये चार्ज डिफेक्टिव है। आप इस पे आपत्ति उठाइए। 50 शिकायतें हमें भी मिल रही हैं, आज ही मिल रही थी कि साहब उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, और जब हम कहते हैं तो अदालत सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अदालत बेसिक भूल चुकी है। वो ये सोचने लगे हैं कि परमात्मा के बाद उन्हीं का नंबर है, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं चलेंगे। चार्ज डिफेक्टिव हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें सजा करना है, आंख बंद करके सजा कर देंगे। ये क्यों इसलिए हो रहा है कि हमारी ऊपर की अदालतें, हमारी सत्र न्यायालय, हमारे हाई कोर्ट, हमारे उच्चतम न्यायालय पेंडेंसी ऑफ वर्क की वजह से इस चीज पे गौर नहीं कर पा रहे। मैं अपने माननीय न्यायाधीशों महोदयों से, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदयों से, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश महोदयों से गुजारिश करूंगा कि अगर इस तरह की शिकायतें आपको मिले कि चार्ज प्रॉपरली फ्रेम नहीं किया गया है, उसके बाद ट्रायल हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति, चाहे मजिस्ट्रेट हो या जज हो, उसके खिलाफ एक्शन शुड बी टेकन। कि माहौल बना रखा है। ये तो फिर वही बात होगा कि आप अंग्रेजों के समय में थाने में मौजूद बरगद के पेड़ पर लटका के आदमी को ले आइए और मजिस्ट्रेट और जज के सामने दस्तखत करा लीजिए, तो फिर आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस की क्या आवश्यकता है। तो इस चीज को आप ज्यादा मुझे भेजिए, मैं भेजता हूं। मैं फिर गुजारिश करता हूं कि बहुत से जजेस सुन रहे हैं, बहुत से जजेस देखते हैं, बहुत से जजेस फीडबैक लेते हैं। मैं माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद व उनके सुबानेट सभी जजों से गुजारिश करता हूं, सभी से प्रार्थना करता हूं कि इस तरह के मजिस्ट्रेट वो जजेस जो प्रॉपरली चार्ज भी नहीं लगाते हैं कि तहरीर में दिए हुए समय, दिनांक व स्थान पर आपने ये करा, क्या ये पढ़ा जा सकता है? अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ लॉ? क्या 212 सीआरपीसी ये कह सकती है? क्या 212 सीआरपीसी को हटा दिया जाए, या नई भी जो आया है उसमें क्या चीजें हटा दी गई हैं? चार्ज इज द बेस ऑफ द केस, वंस द चार्ज इज डिफेक्टिव नो कन्विक्शन कैन बी सस्टेन्ड। मगर उसके बाद भी तो आपको इन बातों पे बोलना है, डरना नहीं है, मुंह बर्दन बंद के नहीं खड़ा होना है। एट एवरी स्टेप आपको अपनी बात रखनी है कि आप अपने क्लाइंट के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपने क्लाइंट को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। आजकल एक दूसरी टेंडेंसी जो सुनने में बहुत ज्यादा आप लोग भी आ रहे हो, बस जिरे करिए, इज देयर एनी प्रोविजन इन सीआरपीसी या नए कानून में कि जिरे इतनी करी जाएगी? उनसे कहिए इतनी जिरे कर रहे हैं, क्या क्यूटल कर रहे हैं? आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछे, इररिलेवेंट कोई क्वेश्चन नहीं होता है। तो मेरे साथियों, क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में मैंने आपको ये बताया। अब इतनी चीजें आपके पास है,
अब उतनी चीजों में डायरेक्ट एविडेंस में आपको क्या करना है, मोटिव फॉर फॉल्स इम्प्लीकेशन को आपको ऐसा बनाना है कि ये मोटिव था जिसकी वजह से हम पे झूठा मुकदमा लिखाया गया। गवाह को ये आपकी काबिलियत है, किस जिरे से तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे। उसके बाद आपको करना है कि FIR, ये FIR पुलिस के आने के बाद, सलाह मशवरा के बाद दर्ज कराई गई। अगर आपने ये जीत लिया तो आप आधा मुकदमा जीत गए। इन क्रिमिनल केस FIR is the base of the case. Once FIR is suspicious, then whole case is suspicious. No reliance can be placed on such FIR. अगर आपने लिखा लिया FIR was lodged after arrival of the police, what remains more? कि पुलिस बगैर GD एंट्री जा नहीं सकती है। क्यों पुलिस झूठ बोल रही है? इसी के लिए जैसे मर्डर जैसे केस के लिए चालान लाश होता है पुलिस पत्रों में। चालान लाश का मतलब क्या, किस समय लाश चली और किस समय हेडक्वार्टर पहुंची। आप देखें पंचायतनामा भर जाता है 8 बजे और लाश पहुंचती है दूसरे दिन 2 बजे। कितनी देर हो गई, 12 और 6 18 घंटे बाद, 20 घंटे बाद। ये देरी क्यों है? ये देरी इसलिए है कि एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग इंक्वेस्ट और सेंडिंग द बॉडी टू बरेली और हेडक्वार्टर नो FIR वाज इन एग्जिस्टेंस। ये आपकी काबिलियत है हाउ टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस ऑन दिस पॉइंट। अब आपने ये कर लिया। अब आपके बाद आता है कि प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। आपको प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस को, सपोज करिए इंसिडेंट वाज टेकन प्लेस at platform number 1 and you shifted the place of incident to platform number 2. It means nobody was there, nobody saw the incident. महत्वपूर्ण बात है, if any incident happened in room number 41 and you shifted the place of incident to room number 46, it means nobody was there. The whole story whatsoever is created by the prosecution is false. Shifting of place of incident always damages to the prosecution. इसमें 50 लॉ है। अब आपने कहा ये शिफ्ट हो गया प्लेस ऑफ इंसिडेंट, अब आएगा मैनर ऑफ असॉल्ट। वो कह रहा है साहब कि उसने गोली मारी, गोली उसने मारी छत पर से। अब यही आपको देखिए उसकी डायरेक्शन क्या है। गोली की डायरेक्शन आ रही है डाउनवर्ड टू अपवर्ड, यानी गोली से नीचे से ऊपर चली है। आपकी काबिलियत है, गोली में ब्लैकनिंग है, टैटूइंग है, चारिंग है, यह आपकी काबिलियत है। या देखा गोली की चोट है, वुंड ऑफ एंट्री जो है बड़ा है और वुंड ऑफ एग्जिट छोटा है, इट मींस कि ये कॉन्टैक्ट वुंड है। कॉन्टैक्ट वुंड में क्या होता है, इसके लिए आपको मेडिकल भी पढ़ना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट वुंड में ऑलवेज वुंड ऑफ एंट्री बड़ा होगा और वुंड ऑफ एग्जिट छोटा होगा। ब्लैकनिंग, टेटिंग, चारिंग ये आपको 3 फीट 4 फीट में आती है। अगर आपने डिस्टेंस गोली 20 कदम दूर से मार दिखा दिया है, सिंगल फायर है और ब्लैकनिंग, टेटिंग, चारिंग है, डॉक्टर कह रहा है 1 फीट से फायर मारा, इट मीन्स नोबडी वाज देयर, nobody saw the incident. Medical evidence totally belies the prosecution version. No court can convict the person. अब उसके बाद आप बढ़ के आइए चोट के बारे में। चिट्ठी मजरूबी में कोई क्राइम नंबर नहीं है, इंसाइज वुंड है, लेसरेटेड। इसमें मैं लेटर ऑन, इसमें पूरी एक दिन कि नहीं बता पाऊंगा कि कलर चेंज से क्या फर्क पड़ता है। आपको ये देखना पड़ेगा, इसमें काबिलियत दाखनी पड़ेगी। तो आपने देखा तो उनकी ड्यूरेशन को आपने उस चीज से तोड़ दिया। अब यहीं पर जब आपने तोड़ दिया, दूसरे विटनेस से आपने देखा कि फ्रंट से गोली हुई, फ्रंट से चोट लगी और इंजरी रिपोर्ट करी है बैक से लग रही है, इट मीन्स नोबडी वाज देयर। 2 गवाह जो आई विटनेस हैं, आम की दोनों की एविडेंस को टोटली डिफर कर दीजिए। मतलब 90 के एंगल पे दोनों का एक कुछ क्या है और दूसरा कुछ क्या है, इट मीन्स ये दोनों में अंतर है। अब आप उसके आगे आइएगा। प्रीवियस स्टेटमेंट जो उसने 161 दिया, जो उसने FIR में लिखाया, अब उसके विपरीत एक नई स्टोरी आ रही है, तो आप क्या करेंगे, 145 कन्फ्रंट कंट्राडिक्ट करेंगे और इम्पीच करेंगे 157 में जाके कि ये आपका विवेचक ने ये लिखा है
आप ये बता रहे हैं विवेचक ने गलत लिखा। न्यायालय में जो आपने पहली बार बयान दिया, नाइदर दैट स्टेटमेंट इज इन FIR नॉर 161, आप उससे पुट करिएगा। तो कहेगा हाँ नहीं है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर ये नहीं है तो ये इम्प्रूवमेंट आएगा। रुद्रप्पा रामप्पा जैनपुर वर्सेस स्टेट कर्नाटका, अच्छी तरह चंद्रपाल वर्सेस स्टेट, सो मेनी मोर रूलिंग्स आर देयर जहां कहा गया कि इंप्रूवमेंट इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस। अब सपोज करिए आपने जिरह में एक नई स्टोरी को बिल्कुल तोड़ दिया। डॉक्टर कह रहा है कि गोली 22 कदम दूर से आई, वो कह रहा है इतना, और डॉक्टर को रिकॉल और एग्जामिन नहीं किया गया, तो the testimony is binding on the prosecution and defense can rely on the evidence of that witness। सुप्रीम कोर्ट चीख के कह रहा है। तो ये चीज आपको करना है। जो सबसे बड़ी गलतियां मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आप लोग करते हो, और बड़ा बड़ा विद्वान जो करता है, बहुत बड़ा विद्वान है और बात भी करता है, तो आप जल्दबाजी में करते हो, उसे मुझे बड़ा अफसोस लगता है। आप ये कहते देखो तुम्हारे ये डाकू मार गए, तुम्हारे साथ लूट हो गई, तुम्हें नथुलाल मार गए, टाइम प्लेस डेट हैज बीन एडमिटेड, व्हाट मीन्स वो नथुलाल को ले आओ वो छोड़ देंगे, हर प्रसाद को ले आओ वो छोड़ देंगे। टाइम प्लेस डेट और मैनर वो आपको चैलेंज करना है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट का कहा when any fact has not been challenged by the defense is admissible in evidence। धारा 58 एविडेंस एक्ट आपने पढ़ा है, उसे पढ़िए। द फैक्ट इज नीड नॉट टू बी प्रूव। आप एडमिशन कर ले रहे हो, देखो भाई घर में लड़ाई हुई, घर वालों ने आपस में मारा, तुम्हारे चोटें आई, तुमने झूठा मुकदमा लिखा दिया, टाइम प्लेस डेट मैनर सब आप एडमिशन कर रहे हो। बेईमानों की तो कोई बात नहीं कही जा सकती, बेईमान कुछ भी कर सकते हैं, मगर इसमें जो एडमिशन हो गया, इस एडमिशन को ऊपर वाला भी नहीं बचाएगा। आपने एक मुकदमा 304B का आप लोग रोज कर रहे हो, और लड़की घर के अंदर मरी, काज ऑफ डेथ है स्मूथरिंग, और आपने सारे गवाह तोड़ लिए, और सारे गवाह तोड़ने के बाद आपने उल्टे सीधे सजेशन दे देगा, साहब चोर मार गए, ये मार गए, घर के अंदर मर गई, ये कौन आपको छोड़ देगा? हु विल एक्यूटिंग? स्मूथरिंग कैसे हुई? ये फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको अपनी स्टोरी लेके चलना है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आज के लिए काफी। शुभ रात्रि, शुक्रिया, धन्यवाद।